तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है वो समीशन ही होता है, एडिशन होता है इन सभी चीजों का। तो ये जो सम का एस है यही एक्चुअल में हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये इस समेशन के एस से ही लिया गया है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। इसमें क्या करना है हमको, y इंटू डी एक्स करना है, y इंटू डी एक्स करना है। कहां से कहां तक करना है, तो 1 से लेके n तक करना है, 1 से n तक करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे थे जब हमें एक पर्टिकुलर लिमिट से दूसरी लिमिट तक की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इसके अंदर कितना डाटा जुड़ा है, कलेक्ट हुआ है, या इसके अंदर का एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना था। और वो भी ऐसी कर्व के लिए जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का तो रेक्टेंगल के थ्रू निकाल लेते, लेकिन रेक्टेंगल के ही कंसेप्ट को यूज करके हमने ऐसे उबड़ खाबड़ जो कर्व्स होते हैं उनका एरिया भी इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसमें भी हम यही करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे इस वैल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू हम 1 से लेके n तक लगा देंगे और आसानी से हमें जो एरिया आया है इस कर्व के अंदर का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट हमारे पास में इंटीग्रेशन में हमारे पास में दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। ठीक है, तो अब हमने डेफिनेट के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेट में क्या होता है, सॉरी इनडेफिनेट में क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इनडेफिनेट में ऐसा क्या होता है जो डेफिनेट में नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मुझे बताओ अगर 2 + 3 = 5 होता है तो आप 5 में ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाओगे 3 के साथ में जिससे आपको फिर से 2 मिल जाए। ठीक है, तो आप लगाओगे सब्ट्रैक्शन। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि 2 × 3 करने पे मुझे मिल रहा है 6, तो मैं 6 में ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊं 3 के साथ जिससे मुझे मिल जाए यहां पे 2। तो डेफिनेटली आप यहां पे क्या लगाओगे, डिवाइड लगाओगे, डिवीजन करोगे। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। अब जरा इस चीज को और ध्यान से समझो कि एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का रिवर्स ऑपरेशन है एडिशन। यहां पे भी वही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन है डिवीजन और डिवीजन का रिवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। ये एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी चीज का, डिफरेंशिएशन हम अगर किसी चीज का करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है उस वैल्यू का इंटीग्रेशन करने पे हमको इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर मैं यहां पे करता हूं, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ sin x किया तो cos x मिला, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन या प्रोसेस, ऑपरेशन बोले या प्रोसेस बोले, ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन होता है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब क्या कि अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कोई वैल्यू आपको मिल रही है, कोई आंसर आपको मिल रहा है, तो उस आंसर का इंटीग्रेशन वापस हमें वो फंक्शन दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। मतलब अगर मैं आपको बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो आप मुझे बोलोगे सर cos x होता है, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे ये तो sin x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि d/dx ऑफ x⁻³ क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे 3x² होता है, ये तो हमें पता है सर। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² क्या होगा, 3x² ये आंसर है हमारा, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे अरे सर ये तो x³ हो जाएगा, ये तो x³ हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या आ गया हमारे पास में,
इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इज इक्वल्स टू x³। तो ये वापस हमने रिवर्स प्रोसेस लगाया। अब एक चीज जो समझने की, क्या हम इतनी बड़े बड़े इंटीग्रेशन को बार बार लिखेंगे क्या? नहीं। तो जैसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 में ये प्लस का साइन, फिर 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2 में ये माइनस का साइन, 2 × 3 में ये 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 में ये इंटू का साइन, और 6 / 3 में ये डिवीजन का साइन। ये जो साइन है ये ऑपरेशन शो करते हैं कि हम यहां पे कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऑपरेटर्स। क्या बोला जाता है इन्हें? ऑपरेटर्स। तो ये प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सभी के साइन को हम बोलते हैं ऑपरेटर। सिमिलरली ये जो हमने यहां पे d/dx लिखा है, ये d/dx भी हमें क्या शो कर रहा है कि हमें इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। ये ऑपरेशन बता रहा है कि हमें इसे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, डेरिवेटिव का ऑपरेटर हो गया ये। तो सिमिलरली हमारे पास में इंटीग्रेशन का भी एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर? तो इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx। ये दोनों मिलके हमें इंटीग्रेशन का ऑपरेटर देते हैं। तो हम जब ये चीज लिख रहे हैं, ये इतनी बड़ी चीज लिख रहे हैं, तो इसकी बजाय हम सिंपल सी बात लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसको ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू sin x। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया? ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इतना क्लियर हुआ? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x हो जाएगा, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं पूछूं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे सर ये हो जाएगा x³। ठीक है, ये x³ हो जाएगा। ये चीज आपने मुझे बताई। ठीक है, अब ये कैसे आई, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे आई, ये हम इसके फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे अभी फिलहाल। लेकिन उसके पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं, आप इसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आप सोचना इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यहां पे हमारे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है, ये तो हमें पता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x करूंगा, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा। ये हमें पता है, ये तो हमें पता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 1 क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। तो मतलब sin x + 1 का भी डिफरेंशिएशन cos x ही होता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 2 क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 2 होगा अगेन cos x, इसका भी cos x हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो भाई साहब इसका मतलब sin x का भी cos x आ जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 1 भी cos x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 2 भी cos x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x + 3 भी cos x आ जाएगा। तो फिर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम sin x लिखें, sin x + 1 लिखें, sin x + 2 लिखें, sin x + 3 लिखें, क्या लिखें? और तुमने 3 लिख दिया, sin x + 1 लिख दिया या sin x + 3 लिख दिया, पर मैंने तो मन में sin x + 5 सोच के रखा था हमारे फंक्शन को। तो फिर क्या? तो यही एक प्रॉब्लम है, यही है प्रॉब्लम है। इसी कारण से इसे बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट, इसी कारण से इन्हें बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यहां पे एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसके साथ में हमेशा एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये इंडेफिनेट है इसलिए c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैंने अगर cos x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख दिया है, तो sin x + c में अगर लिख देता हूं तो इसमें ये वाला फंक्शन भी हो सकता है, ये वाला फंक्शन भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर इन सभी कर्व का डायग्राम मैं आपको बना के बताऊं, इन सभी कर्व को अगर मैं प्लॉट करूं हमारे
प्लेन पर, तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा देखना। इनका डायग्राम साइन एक्स का कर्व, साइन एक्स का कर्व कैसा होता है, साइन एक्स का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स प्लस 1 का कर्व बनाने की कोशिश करूं तो ये यहां से कहीं से स्टार्ट होगा और ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फिर अगला अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 का बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका पॉइंट 1 था, ये आपका पॉइंट 2 है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये अब आपका पॉइंट 3 आ गया है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां पे ये जो चीज हमें मिल रही है, ये जो चीज हमें मिल रही है यहां पे, ये sin x प्लस सी, ये sin x प्लस सी जो हमको यहां पे मिल रहा है, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। sin x प्लस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब c कैन बी एनीथिंग, c कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये c की वैल्यू हमें फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताती है, किसी एक कर्व के बारे में नहीं बताती है। वो इस टाइप के जितने भी कर्व हैं, चाहे वो ऊपर बन रहे हो, नीचे बन रहे हो, कहीं पे भी बन रहे हो, उसके बारे में बताती है। अब ये तो मैंने आपको छोटा सा कर्व बना के बताया, ये तो आगे पीछे तक चलता है, ये तो सब दूर चलता है ऐसे कंटिन्यूशन में। तो ये जितनी भी दूर तक चलेगा ये सारे कर्व के बारे में बताएगा, सभी कर्व के बारे में बताएगा, एक कर्व के बारे में नहीं बताएगा, और वो भी एक ही फैमिली के। एक ही फैमिली के मतलब साइन एक्स ही है, ये सभी का जड़ तो साइन एक्स ही है। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे कुछ भी लग जा रहा है, वो जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही लगे। यहां पे अगर 0.5 हुई इसकी वैल्यू तो 0.8 हुई तो 0.9 हुई तो ये सारे कर्व इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीज हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में पता चलती है। इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में फैमिली ऑफ कर्व्स को। तो आई होप आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल का भी बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अब यहां पे हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे हमारे फॉर्मूलाज की और उसके फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।